तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या विषय है हमारा कि सोवियत संघ मतलब आज का रशिया और भारत, उसके क्या क्या संबंध है, क्या क्या रिलेशन है, वो सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो हम बात करने वाले हैं 1991 तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारत है और जब तक सोवियत संघ था, 1991 तक सोवियत संघ था, उस दौर की जो संबंध है, उस दौर का जो संबंध है, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और विचार करेंगे कैसे कैसे भारत ने सोवियत संघ से मदद ली और सोवियत संघ ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भारत की क्या करी, मदद करी। तो आज चलते हैं हम अपने सफर पर भारत और सोवियत संघ के रिलेशन पे, संबंध पर। तो चलते हैं। क्या चलते हैं कि जो ये है सोवियत संघ जो है, रिलेशन जो है, इस पे हम चलते हैं। और फिर इसी के बाद सेकंड पार्ट इसका जो आएगा, वो आएगा प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भारत और रशिया रूस का संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहले आते हैं, ये बात कर रहा हूं मैं भारत और सोवियत संघ के रिलेशन और संबंध पे। तो रिलेशन और संबंध पे आने से पहले मैं बात कर देता हूं किस चीज की, इसके परिचय की, मतलब इसके परिचय की, इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं, परिचय पे आते हैं। क्या आता है भाई परिचय पे? परिचय पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। क्या देखने के लिए मिलता है इंट्रोडक्शन, क्या देखने के लिए मिलता है इंट्रोडक्शन के अंदर? तो सबसे पहले देखने के लिए मिलता है क्या, इंट्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिचय। परिचय के अंदर क्या है, परिचय के अंदर क्या है, ये देखने के लिए मिलेगा। तो परिचय के अंदर में सबसे पहले ये देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर ये देखने के लिए मिलेगा कि भैया जो भारत है, भारत है और सोवियत संघ, क्या सोवियत संघ, सोवियत संघ, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसके हम संबंध की बात कर रहे हैं कि भारत और सोवियत संघ के संबंध क्या थे। तो भारत और सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसका नाम, जो नाम था उस टाइम यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे, गहराई के अंदर समझेंगे, गहराई के अंदर समझेंगे, गहरेपन के अंदर समझेंगे, गहरेपन के अंदर समझेंगे। और क्या समझने की बात करेंगे कि जो राजनीतिक है, इस संबंध के अंदर क्या देखने की बात करेंगे, राजनीति, राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक, जितनी भी चीज है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिश्ता है, वो कूटनीति जो रिश्ता देखने के लिए मिला, क्या कूटनीति जो रिश्ता देखने के लिए मिला, वो कब से देखने के लिए मिला, 1950 से। जब हम देखते हैं, उससे भी पहले की घटना देखेंगे, लेकिन 1950 की जो घटना है, 1950 का जो दशक है, क्या दशक है, उसके दौर में सबसे बेहतरीन संबंध स्थापित देखने के लिए मिले। तो वो सारी चीज जो है देखने के लिए मिलेंगे, इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो क्या मैंने बताया, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। और अगर मैं सुरक्षा की भी बात कर दूं, जी हाँ, सुरक्षा, जिसको रक्षा सुरक्षा बोलते हैं, उसकी अगर मैं बात कर देता हूं, तो उसकी भी क्या देखने के लिए मिलेगा, इन सारे क्षेत्रों के अंदर, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सुरक्षा क्षेत्रों के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, इनका रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, इनका रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं राजनीतिक संबंध के अंदर, राजनीतिक संबंध के अंदर। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने राजनीतिक संबंध के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने क्या, राजनीतिक संबंध के अंदर। और अपने जो राजनीतिक संबंध के अंदर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट हम बात करेंगे क्या, राजनीति, क्या राजनीति, राजनीतिक या राजनीतिक जो है, राजनीति, राजनीति संबंध की बात करेंगे, संबंध की शुरुआत, राजनीति संबंधों की शुरुआत, संबंधों की शुरुआत, शुरुआत। ठीक है,
राजनीतिक संबंधों की शुरुआत जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे 1947 जब हमारा देश जो है आजाद हुआ था, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और हम गुलाम से आजादी हुई थी 1947 से लेके, और ये 1955 तक का जो दौर है, इस पे हम चर्चा करेंगे अपनी कूटनीति राजनीति पे। ठीक है, कूटनीति राजनीति पे हम क्या है चर्चा करेंगे। और इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, इसके अंदर हम 7 चीजों को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 7 पार्ट में इस राजनीतिक संबंध को हम 7 पार्ट में डिवाइड करके या 7 भागों में डिवाइड करके 7 भागों में अलग अलग करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक संबंध भारत और किसके, सोवियत संघ के क्या कहते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। तो इसको मैंने बोला कि 7 पार्ट में 7 भागों में 7 भागों में बांटने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। क्या 7 भागों में बांट कर समझने का काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे हम। 7 पार्ट मैंने बोला, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट ये बोलता है 1947 क्या कहता है, 1947 के बाद, मतलब 1947 के बाद, 1947 से पहले नहीं, क्योंकि 1947 में हमें आजादी मिली थी, उसके बाद भारत आया ना। उससे पहले तो ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, तो ब्रिटेन के साथ थोड़ी ना संबंध स्थापित करेंगे। संबंध हम भारत के साथ स्थापित कर रहे हैं। रशिया जो है भारत के साथ, सोवियत संघ जो है भारत के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि की बात करेंगे 1947 के बाद की, 1947 के बाद की क्या, 1947 के बाद की अंतरराष्ट्रीय क्या, अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि, अंतरराष्ट्रीय क्या, पृष्ठभूमि। क्लियर, समझ में आई, क्लियर। तो अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि की हम बात चर्चा करेंगे ए पार्ट के अंदर। ए पार्ट के अंदर क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि क्या है 1947 के बाद की। तो 1947 के बाद की जो अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, वो क्या देखने के लिए मिलती है, सबसे पहला पॉइंट देखने के लिए मिलता है 1945 में 1945 के बाद दुनिया जो है 1945 के बाद दुनिया जो है क्या देखने के लिए मिला, दुनिया जो है वो 2 गुट में देखने के लिए मिली थी, 2 गुट में देखने के लिए मिली थी। जी हाँ, आपको जैसे कि पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कब हुआ ये आप बताइए। सेकंड वर्ल्ड वॉर याद करिए कब हुआ, 1939 से लेके 1945 की जो भूमिका है सेकंड वर्ल्ड वॉर की, उसके बाद 2 गुटों में क्या है, 2 ध्रुव में पूरा विश्व बट गया। ठीक है, 2 विचारधारा उत्पन्न हुई, 2 विचारधाराएं देखने के लिए मिली। 1945 के बाद क्या देखने के लिए मिला, जी हाँ, 2 भागों में, 2 ध्रुव में, जिसको हम बोलते हैं 2 विचारधाराओं में, 2 ध्रुव में। ठीक है, 1945 के बाद 2 ध्रुवों में क्या, 2 ध्रुवों में बटा। 2 ध्रुव कौन कौन से थे, बटने की कोशिश करी, और ये बटे कौन से 2 ध्रुव, ये 2 ध्रुव कौन से थे, एक था पूंजीवादी, एक था समाजवादी। ठीक है, 2 देखने के लिए मिले, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। पूंजीवादी जो विचारधारा है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये समाजवादी जो विचारधारा है वो किसकी है, वो है एसएसआर। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा आपको आई होप पता होगी, और पूंजीवादी विचारधारा पता होगी। समाजवादी विचारधारा के अंदर देश जो है, देश के जितने भी संसाधन है उन पर
सरकार का नियंत्रण रहता है। और पूंजीवादी विचारधारा में 99% सरकार का नहीं रहता, वो निजी क्षेत्रों में सौंप दिया जाता है। ये विचारधारा जो है ये शॉर्टकट में मैंने बताने की कोशिश करी। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या चलेंगे, नोट डाल के एक चीज लिखना। जी हाँ, नोट डाल के एक चीज लिखना, क्या नोट डाल के एक चीज लिखना, क्या कि भारत जो है, क्या भाई, भारत जो है क्या देखने के लिए मिला, भारत जो है भारत 1947 भारत जो है 1947 में आजाद होता है। जी हाँ, अभी मैंने बताया कि भारत कब आजाद होता है, 1947 में आजाद हुआ। और क्या देखने के लिए मिला, इसने अपने कूटनीति या जो गुट था, कूटनीति जो थी वो अपनाकर, राजनीतिक कूटनीति अपनाकर, पृष्ठभूमि के तहत, कूटनीति के तहत उसने किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय लिया। क्या भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, आजाद हुआ। और उसके बाद ये जो है ये किसी भी क्या देखने के लिए मिला, किसी भी गुट में, जो गुट बना था, ये जो दो गुट थे, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर। तो भैया ये मैंने लिखा है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। और यहाँ पर जो ये गुट है, यहाँ पर ये गुट जो बात कर रहा है, ये गुट बात कर रहा है एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। इतनी चीजें क्लियर। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकंड पार्ट, जी हाँ, बी पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट बोलता है भारत की विदेश नीति और नेहरू की जो भूमिका थी, भारत की विदेश नीति और नेहरू की जो भूमिका थी, भारत की विदेश नीति के मूल जो सोच थी, भारत की विदेश नीति की मूल जो सोच थी, विदेश नीति की मूल सोच, साथ ही साथ इसके अंदर देखेंगे नेहरू की भूमिका, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं भारत की विदेश नीति और मूल सोच और नेहरू की भूमिका। जी हाँ, इसके अंदर हम देखेंगे नेहरू की भूमिका में सबसे पहले देखेंगे हम गुट निरपेक्षता। क्या गुट निरपेक्षता, क्या देखेंगे, गुट निरपेक्षता, ठीक है। फिर उसके बाद गुट निरपेक्षता क्या होता है, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है गुट मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, निरपेक्ष रहना, अलग रहना, ठीक है, वो क्या है, गुट निरपेक्षता है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और फिर उसके बाद देखने को मिला जो उपनिवेश हम थे, ठीक है, इसका हमने क्या करा, विरोध करा, उपनिवेशिकों का उपनिवेशिक विरोध, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, शांति के लिए हम बात करेंगे। जी हाँ, शांति और सह सहयोग देखने के लिए मिलता है, सह अस्तित्व, क्या, सह अस्तित्व, सह सहयोग, सह अस्तित्व की हम बात करेंगे, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता क्या है, किसी भी गुट में शामिल ना हो, गुट निरपेक्षता की बात करते हैं। और फिर औपनिवेशिक, भाई हमें पता है कि भारत जो है गुलाम था, तो भारत जब गुलाम था तो औपनिवेशिक विरोधी देखने के लिए मिला। और शांति और सह अस्तित्व की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है। तो शांति बनाए रखना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शांति की बात करेगा, और सह अस्तित्व की बात करेगा कौन बात करेगा, भारत, ठीक है। ये क्या देखने के लिए मिला, इन दोनों की नीति देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद आता है
फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है सी पार्ट। अब ये सी पार्ट क्या था, सी पार्ट क्या था, सी पार्ट क्या था भाई, सी पार्ट, सी पार्ट देखने के लिए मिलेगा क्या था, आओ देखते हैं सी पार्ट क्या था। सी, तो सी पार्ट आता है औपचारिक राजनीतिक संबंध। क्या सी पार्ट आता है, सी पार्ट आता है औपचारिक राजनीतिक संबंध। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं बात करता हूं 1947 से लेके 1947 से लेके 1953। जी हाँ, क्या बोला मैंने, 1947 से लेके 1953, इसके अंदर मैं बात करता हूं सी पार्ट के अंदर। और सी पार्ट के अंदर 1947 से लेके 1953 की जो घटना है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है औपचारिक राजनीतिक संबंध। औपचारिक राजनीतिक संबंध, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ का प्रारंभिक, क्या, सोवियत संघ का, सोवियत संघ का प्रारंभिक, सोवियत संघ का क्या देखने को मिलता है, प्रारंभिक, प्रारंभिक रूप। ठीक है, पहला पार्ट, पहला पार्ट औपचारिक राजनीतिक संबंध, दूसरा पार्ट सोवियत संघ का, सोवियत संघ का प्रारंभिक रूप। तो ये दो पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। औपचारिक राजनीतिक संबंध में क्या देखने के लिए मिलेगा, जी हाँ, औपचारिक राजनीतिक संबंध के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा 1947। क्यों, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है क्या, औपचारिक राजनीतिक संबंध भारत के साथ सोवियत संघ के रिलेशन। तो इसमें हम बात करेंगे कि 1947 में भारत प्लस, भारत प्लस, भारत के साथ, भारत के साथ, भारत के साथ प्लस किसके, सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और भारत के बीच क्या देखने के लिए मिला, राजनीतिक संबंध देखने के लिए मिला। राजनीतिक संबंध देखने के लिए मिला, और यहीं से राजनीतिक संबंध की स्थापना या राजनीतिक संबंध को स्थापित करा जाता है। राजनीतिक संबंध की स्थापना, स्थापना करी गई। तो एक्चुअल में राजनीतिक संबंध की स्थापना जो है 1947 से 45 की बात चल रही है, और 1947 में राजनीतिक संबंध की स्थापना करी गई। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं जो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, लेकिन कुछ बच्चे क्या है, क्या क्लास में क्या बोलते हैं कि सर जी, सर थोड़ा क्या है, जल्दी जल्दी चलो। तो लो भाई, जल्दी 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 जल्दी, इतनी ही जल्दी चल पाऊंगा बस मैं, इससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। तो राम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल ये समझ में आएगा आपको। तो चलते हैं 1947 में भारत और सोवियत संघ की राजनीतिक संबंध की स्थापना करी गई। तो जब स्थापना करी गई तो इसके अंदर क्या देखने के लिए मिला, इसके अंदर क्या देखने के लिए मिला कि सबसे पहले राजनीतिक संबंध की स्थापना करी गई, और साथ साथ, साथ साथ एक रशिया के अंदर मॉस्को, पता है भाई, मॉस्को एक जगह है, मॉस्को में क्या देखने के लिए मिला, मॉस्को में भारतीय दूतावास, दूतावास क्या होता है, भारतीय दूतावास। सर ये तो आपने ज्यादा ही हिंदी बोल दी, दूतावास, हम तो अभी सुन रहे हैं दूतावास क्या होता है, दूतावास क्या होता है, दूतावास क्या होता है, दूतावास, 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 राजदूत सुने हैं आपने, अलग अलग देशों के दूतावास देखने के लिए मिलते हैं, एम्बेसी देखने के लिए मिलती है, दूतावास देखने के लिए मिलता है।
तो दूतावास अलग अलग देश के अंदर, जैसे भारत के जो दूतावास है वो अलग अलग कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है, अलग अलग देश के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही मॉस्को में सबसे पहले 1947 में भारतीय दूतावास की शुरुआत हुई, यहाँ से राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ। और भारत के अंदर भी दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में ही क्या देखने के लिए मिला, सोवियत संघ का दूतावास देखने के लिए मिला। किसका? सोवियत संघ का दूतावास। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। तो सोवियत संघ का भी दूतावास देखने के लिए मिला, कहां पर? दिल्ली के अंदर, जी हाँ, दिल्ली के अंदर। किसका? सोवियत संघ का। और हमारा रूस के अंदर कहां पर? मतलब उस टाइम सोवियत संघ के अंदर कहां पर? मॉस्को एक जगह है, उसके अंदर क्या है? दूतावास देखने को मिला भारत का। ठीक है, और ये घटना कब की है? 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ था, और वहीं से राजनीतिक कूटनीति जो है संबंध स्थापित हुए। तो अब आगे चलते हैं, हाँ जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, सोवियत संघ का प्रारंभिक रूप। तो सोवियत संघ का जो प्रारंभिक रूप है वो देखने के लिए मिला, यहाँ से शुरुआत जो देखने के लिए मिली, वो शुरुआत कब देखने के लिए मिली? वो शुरुआत देखने के लिए मिली सोवियत संघ। शुरुआत में क्या करा सोवियत संघ ने? सोवियत संघ ने क्या देखने के लिए मिला? इसके अंदर देखने के लिए मिला कि शंका, क्या, जब प्रारंभ में हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो सोवियत संघ भी भाई शंका में था कि हमें भारत के साथ रिलेशन बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि इसके पीछे वजह थी। इसके पीछे क्या थी? वजह थी। वो वजह क्या थी? क्योंकि इसके पीछे वजह थी क्या? शुरुआत में सोवियत संघ क्या था? शंका में था कि भैया क्या करे, शंका में था, संशय में था। और अगर मैं हिंदी अच्छी सी बात करूं, संशय में था। तो संशय में क्या था कि भैया इनसे संबंध बनाने चाहिए कि नहीं। क्योंकि हम पहले बात, भारत जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था, और साथ ही साथ वो उपनिवेश ब्रिटेन का था। उपनिवेश मतलब गुलाम ही होता है, उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेश था। तो भैया ये शंका में था, क्या बना सकता हूं मैं, नहीं बना सकता हूं, उचित है नहीं है। ठीक है, राष्ट्रमंडल में भी हमारा भारत देखने के लिए मिला। कहां देखने के लिए मिला? राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। ठीक है, राष्ट्रमंडल। तो ये सारी शंका देखने के लिए मिली, लेकिन रशिया ने बोला कि भैया, वो बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, तो वही वाली चीज है। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद देखने के लिए मिलता है 1953। क्या? 1953 डी पार्ट आता है, ई के बाद आता है डी। ठीक है, सी के बाद आता है डी, फिर उसके बाद आएगा ई। तो सी के बाद आता है डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर क्या देखने के लिए मिला? जी हाँ, डी पार्ट। तो डी के अंदर क्या देखने के लिए मिला? 1953 के बाद बड़ा बदलाव। 1953 के बाद बदलाव। और ये बदलाव क्या था? जी हाँ, ये बदलाव क्या था? एक जोसेफ स्टालिन एक व्यक्ति हुए, जी हाँ हुए। क्या नाम था इनका? एक व्यक्ति थे, क्या? जोसेफ स्टालिन जो हुए वो सोवियत संघ के एक बड़े नेता हुए। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जोसेफ स्टालिन की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु जो है 5 मार्च कब होती है? 5 मार्च 1953।
5 मार्च 1953 की इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं से कूटनीति जो संबंध है, कूटनीति जो राजनीतिक संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन, कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। तो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ सोवियत संघ की जो विदेश नीति जो हम पढ़ रहे हैं, विदेश नीति में प्रभाव देखने के लिए मिला, इफेक्ट देखने के लिए मिला। प्रभाव भी कैसा देखने के लिए मिला, प्रभाव भी कैसा देखने के लिए मिला, लचीलापन आ गया। क्या लचीलापन आ गया, लचीलापन। तो ये लचीलापन आ गया कब, जब जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो जाती है 5 मार्च 1953। उसके बाद सोवियत संघ में क्या लचीलापन आता है, देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद क्या होती है, नई शुरुआत होती है, नई नीतियां पॉलिसीज आती हैं। तो नई नीति की शुरुआत होती है, जी हाँ, दोबारा से नई नीति की शुरुआत होती है। और ये नई नीति क्या देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लचीलापन आ गया तो यहाँ पर नई नीति आएगी भारत की। सबसे पहला आया एशिया के अंदर भारत ने बढ़ोतरी करने की कोशिश करी, खासकर अफ्रीका के अंदर भी जाने की कोशिश करी। ठीक है, एशिया के साथ साथ अफ्रीका के नए स्वतंत्र जो देश थे, नए स्वतंत्र देशों में नए स्वतंत्र देश के साथ संबंध स्थापित करने, नए स्वतंत्र देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करी। जी हाँ, संबंध बनाने की कोशिश करी। और ये संबंध बनाने की जब कोशिश करी, दोस्ती की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं सब कुछ देखने के लिए मिला। और इसी के अंदर देखने के लिए मिला क्या, भारत ने क्या करा, नेतृत्व किया। क्या नेतृत्व किया, कहाँ का, एशिया और अफ्रीका का। क्या देखने के लिए मिलता है, एशिया और अफ्रीका का नेतृत्वकारी जो है देश देखने के लिए मिला। ठीक है, अब भारत को क्या बोला गया, भारत को बोला गया क्या नेतृत्व कर रहा है, तो नेतृत्वकारी देश है ये। नेतृत्वकारी क्या है, देश है। कौन, भारत। क्योंकि ये हर जगह एशिया में अफ्रीका में जा जाकर क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, इसलिए ये क्या है, नेतृत्वकारी देश है। जी हाँ, देश के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, तो ये चीजें देखने के लिए मिली। फिर आगे क्या देखने के लिए मिलता है, जी हाँ, आगे क्या देखने के लिए मिलता है, आगे देखने के लिए मिलता है ई पार्ट। आगे क्या देखने के लिए मिलता है, ई पार्ट देखने के लिए मिलता है। ई पार्ट के अंदर क्या देखेंगे हम, ई पार्ट के देखेंगे 1955 में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखने के लिए मिला कि 1953 में क्या सोवियत संघ के और भारत के संबंध में लचीलापन आया। लेकिन 1955 में क्या ऐतिहासिक वर्ष देखने के लिए मिला। ये क्या देखने के लिए मिला, ऐतिहासिक जो है ये वर्ष देखने के लिए मिला, ऐतिहासिक वर्ष। और ये जो ऐतिहासिक वर्ष है, इसके अंदर कई सारी चीजें देखने के लिए मिली। सबसे पहले चीजें देखने के लिए मिली, सबसे पहले चीजें देखने के लिए मिली, ये जो व्यक्ति है ये भारत का दौरा करते हैं। लेकिन इनसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम के कौन, नेहरू जी ने क्या करा उस टाइम, क्या जून 1955 के अंदर सोवियत संघ का नेतृत्व करा। सोवियत संघ कहाँ गए, सोवियत संघ गए। ठीक है, वहां नेतृत्व करा और वहां जाके संबंधों को स्थापित करने की बात करी, संबंधों को अच्छा करने की बात करी। सोवियत संघ में जाकर किसने, नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए मिले। कब गए, जून 1955 के अंदर, और जून 1955 के अंदर सोवियत संघ में, जी हाँ, सोवियत संघ ने क्या करा, नेहरू जी का भव्य स्वागत करा। भव्य स्वागत।
देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला? भव्य स्वागत देखने के लिए मिला। धूमधाम से स्वागत करा सोवियत संघ ने। क्यों? इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले यहाँ पर लचीलापन आया था 1953 में, जब जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसी के बाद देखने के लिए मिला क्या? भव्य स्वागत देखने के लिए मिला जब 1955 में, जून 1955 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की यात्रा पे गए और यहाँ पर देखने के लिए भव्य स्वागत, बढ़िया से स्वागत, अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि कूटनीति राजनीति संबंध को बढ़िया तरीके से स्थापित करने के लिए। तो आगे हम चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे क्या देखने के लिए मिला कि भैया इसके बाद नेहरू जी जब गए कहां पर? सोवियत संघ, भव्य स्वागत देखने के लिए मिला। तो उसके बाद कौन आया? कौन आया? ये व्यक्ति आए, ये व्यक्ति आए। इन व्यक्ति का क्या नाम है? इन व्यक्ति का क्या नाम है? ये व्यक्ति कौन है? ये दोनों व्यक्ति कौन है? एक को तो आप पहचानते हैं, एक को तो आप पहचानते हैं, कौन है? अगर नहीं पहचानते हैं तो पॉलिटिकल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जाके घास चराइए। तो चलते हैं यहाँ पर। क्या? दो व्यक्ति देखने के लिए मिले, दो व्यक्ति देखने के लिए मिले। इनको बोलते हैं निकिता, नॉट लड़की, ठीक है। इनको देखने के लिए मिलता है निकिता, ठीक है। इनको बोलते हैं शॉर्टकट में नेहरू, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि भैया सोवियत संघ के, क्या बोल रहा था मैं, आते हैं सोवियत संघ के, सोवियत संघ के, सोवियत संघ के क्या, सोवियत संघ के, सोवियत संघ के जो नेता थे उस टाइम, नेता थे, वो कहाँ आते हैं? नेता भारत आते हैं, भारत आते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ जाते हैं, उनको इनवाइट करके आते हैं कि भैया आप भारत आइए, आप भारत आइए। और भारत जो है, निकिता खुश्चेव, निकिता खुश्चेव और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनकी मुलाकात होती है। तो कौन है ये व्यक्ति? भारत आए। कौन आए? नेता भारत आए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था? निकिता। क्या नाम था? निकिता। क्या नाम था? निकिता खुश्चेव। क्या नाम था? निकिता क्या देखने के लिए मिला? खुश्चेव देखने के लिए मिला। कौन? निकिता खुश्चेव। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है। निकिता खुश्चेव और निकिता खुश्चेव और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में कूटनीति राजनीतिक संबंध स्थापित देखने के लिए मिली 1955 में। और ये जो सोवियत संघ के जो नेता है 1955 में कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और इन्हीं के साथ साथ एक और व्यक्ति आता है, इन्हीं के साथ साथ एक और व्यक्ति आता है, और ये व्यक्ति है ये। भाई दोनों एक जैसे नहीं है, याद रखना, लग रहे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अगले फ्रंट पर दिखा दूं तो तीनों व्यक्ति ये हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब इनमें से कौन कौन तीनों अलग हैं? तो भैया देखो, इनकी मूछें नहीं है, इनकी मूछ है, ऐसे अलग हैं, ठीक है। ये शकल से थोड़े बहुत मिल रहे हैं लेकिन अलग अलग है। तो निकिता खुश्चेव देखो भैया, ये रे, जिनकी मूछें नहीं है, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? वो कौन है? देखो इनकी मूछें नहीं है, ये कौन है? निकिता खुश्चेव। और ये जो है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो तीसरे व्यक्ति जो है उनका नाम क्या है? नाम क्या है? निकोलाई, निकोलाई बोलते हैं इनको, निकोलाई। पूरा नाम क्या है? निकोलाई गुलगानिनी, ठीक है। तो निकोलाई गुलगानी जो व्यक्ति हैं, ये तीसरे व्यक्ति देखने के लिए मिले। तो ये निकिता खुश्चेव के साथ आए थे, निकिता खुश्चेव के साथ कौन देखने के लिए मिले? निकिता खुश्चेव के साथ बुल्गानिन देखने के लिए मिले, बुल्गानिन, निकोलाई, निकोलाई बुल्गानिन, ये इनको बोलते हैं बुल्गानिन, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है, ये भारत आते हैं और इन्होंने 3-4 चीजों पे बात करी। इन्होंने, निकिता खुश्चेव ने 3-4 चीजों पे बात करी। वो 3-4 चीजें क्या थी? सबसे पहली थी औद्योगिक। क्या? सबसे पहली चीज क्या थी? औद्योगिक। उद्योग स्थापित करेंगे, जी हाँ करेंगे। औद्योगिक विकास स्थापित करेंगे तो विकास होगा ना, तो औद्योगिक विकास। सेकंड क्या देखने के लिए मिली? रक्षा सहयोग, ठीक है। रक्षा सहयोग के बाद क्या देखने के लिए मिला? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता कहा
आधार देखने के लिए मिला, उसका इन्होंने क्या करा, निकिता खुश्चेव ने क्या करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला हम क्या करेंगे, गुट निरपेक्षता जो है, गुट निरपेक्षता जो है निकिता खुश्चेव ने क्या करा, समर्थन दिया, मतलब सोवियत संघ ने समर्थन दिया। और चौथा जो पॉइंट आया वो आया क्या, मजबूत नींव रखी गई इन सब चीज की। क्या मजबूत नींव कौन कौन सी, जी हाँ, मजबूत नींव कौन कौन सी, पहली क्या, विदेशी जो यात्री होंगे, फॉर एग्जाम्पल रशिया के जो मेंबर होंगे, रशिया की जो जनसंख्या होगी, अगर भारत घूमने आ सकती है तो पर्यटन जिसको हम बोलते हैं उसमें क्या वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, उस पर भी सहयोग स्थापित हुआ। ठीक है, तो मजबूत नींव रखी गई, रिलेशन की, संबंध की अच्छी तरीके से नींव रखी गई। और इसी के अंदर देखने के लिए मिला, इसी के अंदर और क्या देखने के लिए मिला, इन्होंने बात करी, ये खुल के क्या बोले, ये खुलकर बोले क्या, भारत के ऊपर, कि भारत के ऊपर जब ये तीनों आए, कौन, ये दोनों और तीनों एक साथ मिलके, कौन कौन, निकिता खुश्चेव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक निकोलाई, ठीक है, निकोलाई। तो इन तीनों ने क्या बोला, जो भारत का कश्मीर वाला मुद्दा था, भारत का जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था, उनपे ये क्या बोले, क्या जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था, उनपे ये क्या बोले, उनपे ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे कि भैया निकिता खुश्चेव ने पब्लिकली, मतलब निकिता खुश्चेव ने पूरे वर्ल्ड के आगे, विश्व के आगे क्या बोला कि ये जो कश्मीर जो है ये भारत का पार्ट है, खुले तौर पे समर्थन करा, खुले तौर पर खुलकर क्या करा, समर्थन करा। जी हाँ, खुलकर समर्थन करा, किसने, निकिता खुश्चेव ने, जो सोवियत संघ के नेता थे। ठीक है, निकिता खुश्चेव ने क्या करा, समर्थन करा खुलकर। और खुश्चेव ने क्या बोला, एक लाइन बोली, जी हाँ, एक लाइन बोली, और वो लाइन क्या बोली, वो लाइन बोलते हैं, जो कश्मीर है वो क्या है, कश्मीर भारत का क्या है, कश्मीर जो भारत का क्या है, उस टाइम देखने के लिए मिला, कश्मीर जो भारत का क्या देखने के लिए मिला, कश्मीर भारत का क्या देखने के लिए मिला, अभिन्न अंग है। क्या बोला, अभिन्न अंग, क्या बोला, कश्मीर भारत का क्या है, अभिन्न अंग है, मतलब हमारा ही पार्ट है। तो ये जो है, ये पूरे विश्व के सामने किसने कहा, खुश्चेव ने कहा। किसने कहा, खुश्चेव ने कहा। अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो निकिता खुश्चेव ने कहा। जी हाँ, किसने कहा, निकिता खुश्चेव ने कहा। खुश्चेव ने कहा क्या, कि भैया जो कश्मीर है वो किसका पार्ट है, भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब अंदर का पार्ट है, ठीक है, अभिन्न अंग है, अपना अंग है, ठीक। और यही जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा संदेश दिया, पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश दिया निकिता खुश्चेव ने, कि भैया कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसा संदेश गया कि भैया हड़कंप मच गया, पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया भारत का, कि ये क्या बोल रहे, ये क्या हो गया, और मुंह ताकता रहा सोवियत संघ के निकिता खुश्चेव का, कि इन्होंने ये क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, लेकिन वो लाचार कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, ये बयान बहुत बड़ा हुआ, और निकिता खुश्चेव ने ही क्या करा, मतलब सोवियत संघ ने यहाँ पर ये देखने के लिए मिला, राजनीति संबंध के अंदर एक चीज ये देखने के लिए मिली कि भैया सोवियत संघ से संबंध स्थापित के बाद यूएनओ में, जी हाँ, यूएनओ में क्या देखने के लिए मिला, हमें वीटो पावर शक्ति देखने के लिए मिली, कि हमारे समर्थन में क्या है, अब वीटो पावर शक्ति है। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ हमारे पास है,
तो वीटो पावर क्या है, हमारे ही पास एक तरीके से। तो वीटो पावर समर्थन भी करा किसने, जब 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 मुद्दा लगा वीटो पावर समर्थन देने का, तब तब रशिया ने हमें जम्मू कश्मीर पे वीटो पावर समर्थन दिया। और वीटो पावर इतनी बड़ी पावर है कि अगर एक देश ने मना कर दिया तो वो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे अंतरराष्ट्रीय विश्व में वो काम नहीं होगा। तो वही वीटो पावर देखने के लिए मिला। और फिर उसी के बाद आता है क्या, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पंचशील। क्या उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है पंचशील। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करी, जब भारत और चीन के बीच क्या देखने के लिए मिला था, भारत और चीन के बीच क्या देखने के लिए मिला था, जी हाँ, भारत और चीन के बीच क्या देखने के लिए मिला था, ये देखने के लिए मिला था क्या, भारत और चीन के बीच देखने के लिए मिला था पंचशील समझौता। जी हाँ, पंचशील। क्या भारत और चीन के बीच क्या देखने के लिए मिला था, पंचशील समझौता देखने के लिए मिला था। तो उसमें भी सोवियत संघ ने क्या करा था, उसमें भी सोवियत संघ ने समर्थन दिया था। जी हाँ, समर्थन दिया था। तो इतनी बातें क्लियर है, समर्थन दिया था। और फिर उसी के बाद क्या देखने के लिए मिला, उसके बाद देखने के लिए मिलता है, उसके बाद जी पार्ट देखने के लिए मिलता है। जी पार्ट में के अंदर क्या देखने को मिलता है, जी पार्ट के अंदर गुट निरपेक्षता। ये जो है, ये गुट निरपेक्षता के अंदर है। तो ये जी पार्ट क्या देखने को मिलता है, जी पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, गुट निरपेक्षता। क्या देखने को मिलता है, गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो जी पार्ट के अंदर गुट निरपेक्षता देखने के लिए मिलता है। और ये गुट निरपेक्षता जो है, सोवियत संघ ने क्या करा, इसका समर्थन दिया। और यहाँ से और भी रिलेशन जो है, संबंध जो है बेहतरीन स्थापित हो गए। गुट निरपेक्षता नीति जो संबंध स्थापित करने की बात कर रहे थे ये तीनों देश, ठीक है, तो गुट निरपेक्षता संबंध जो है ये बढ़िया तरीके से इसका समर्थन देते हुए कौन, सोवियत संघ जो है समर्थन की बात करी, समर्थन दिया। ठीक है, समर्थन देते हुए ये भी बोला, संदेश दिया कि सोवियत संघ को लगा कि गुट निरपेक्षता जो है, ये संदेश नजर नहीं आ रहा था कि गुट निरपेक्षता, वो तो ये समझ रहा था कि भैया जो अमेरिका का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा गुट निरपेक्षता के चलते, इसलिए उसने समर्थन भी दिया सोवियत संघ ने। और फिर अब आगे चलते हैं, क्या आगे देखने के लिए मिला, जी हाँ, आगे देखने के लिए मिलता है 1971 में मैत्री संबंध स्थापित हुए। 1971 में, जी हाँ, आपको पता है 1971 में क्या होता है, 1971 में क्या होता है, मैत्री संबंध स्थापित होते हैं। जी हाँ, दूसरा पार्ट इसका क्या आता है, दूसरा पार्ट आता है मैत्रिक संबंध। क्या, मैत्रिक संबंध। तो दूसरा पार्ट जो आता है, मैत्रिक संबंध देखने के लिए मिले। और ये जो मैत्रिक संबंध है, ये सोवियत संघ ने इसका समर्थन किया। और यहाँ से मैत्रिक संबंध जो देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है 1971 में मैत्री संबंध। ठीक है, मैत्री संबंध जो संबंध हुए वो मैत्री संधि के नाम से भी जानी जाती है, मैत्री संधि। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ देखने के लिए मिला, जी हाँ, मोड़ देखने के लिए मिला। क्या, मोड़ देखने के लिए मिला। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने के लिए मिला, मोड़ देखने के लिए मिला। तो इसके अंदर देखने के लिए क्या मिला, मैत्री संबंध के अंदर देखने के लिए मिला, सबसे पहले क्या देखने के लिए मिला, 9 अगस्त 1971 की जो घटना थी भारत और सोवियत संघ वाली, ठीक है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आपको ये पता होगा 1971 में क्या देखने के लिए मिला। 1971 में लड़ाई देखने के लिए मिलती है भारत और पाकिस्तान के बीच।
भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका। अब भारत क्या करे भाई, अब भारत क्या करे? तो भारत ने बोला कि भैया सोवियत संघ जो है हमारे संबंध स्थापित है, बहुत अच्छे संबंध है, निकिता खुश्चेव आए थे, बहुत अच्छे से संबंध स्थापित करे। तो क्या हुआ कि संबंध जो स्थापित हुए तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका आ गया अपनी पनडुब्बी लेकर, ठीक है, सारी नौसेना लेकर, ठीक है, सातवां बेड़ा जिसको हम बोलते हैं, बहुत खतरनाक बेड़ा जिसके अंदर न्यूक्लियस वेपन शामिल, परमाणु बम शामिल। और कहीं ना कहीं भारत को भी डर था क्योंकि अमेरिका ने पहले भी परमाणु बम गिरा चुका था। कहां पर? जापान के अंदर, दो जगह, हिरोशिमा नागासाकी, फैटमैन और लिटिल बॉय बमों का नाम भी था। तो 1945 में देखने के लिए मिला था वो। तो वो घटना को मद्देनजर रखते हुए भारत ने बोला कि भैया गड़बड़ हो जाएगी, अब तो ये परमाणु बम लेके आया, अब हमारी मदद कौन करेगा? तो वहां पर देखने के लिए मिला कौन? सबसे एक बोलते हैं कि भगवान के रूप में देखने के लिए मिला रशिया, रूस ने, सोवियत संघ जिसको हम बोलते हैं पहले, सोवियत संघ ने अपनी दोस्ती कायम रखी कि मित्रता ही जरूरी होती है, वही चीज सोवियत संघ ने करके दिखाया। और अपनी जितनी भी नौसेना की जहाज थी, पनडुब्बियां थी, और उसने क्या करा, सीधा हिंद महासागर में उतार दिए। और हिंद महासागर के जरिए कहां देखने के लिए मिले? अरब सागर में। कि भैया बोला गया कि अमेरिका ने अगर एक बम गिराया, अमेरिका ने अगर एक बम गिराया तो पाकिस्तान का नामो निशान एक चुटकियों में मिटा दूंगा और साथ साथ अमेरिका को भी घायल करते हुए नजर आऊंगा। तो ये जो कड़ी चुनौती थी, कड़ी जो मुकाबला था, ये सोवियत संघ की तरफ से एक विचार प्रकट करा गया कि भैया कहीं ना कहीं अगर अमेरिका इंक्लूड हुआ तो यहां से मैं भी इंक्लूड हो जाऊंगा और ये विश्व युद्ध तीसरा विश्व युद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो अमेरिका ने बोला कि भैया विश्व युद्ध नहीं करना है, और अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े जो है पीछे लिए, तो सोवियत संघ ने भी जंगी बेड़े अपने पीछे लिए। इसके पीछे भी कहानी है कई सारी, ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी जो आपको मैंने समझाई। अब आते हैं 1971 में ही सोवियत संघ ने जब मदद करी तो यहीं पर भारत और सोवियत संघ के मैत्री संबंध, मैत्री संधि के नाम से जाना गया। मैत्री संधि के अंदर क्या क्या चीजें हुई ये देखते हैं। 9 अगस्त 1947 में ये मैत्री संबंध भारत और सोवियत संघ के बीच देखने के लिए मिला। 9 अगस्त 1947 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुआ। सबसे पहली बात, भारत और सोवियत संघ के बीच क्या देखने के लिए मिला? मैत्री संधि देखने के लिए मिली। और ये किस किस के बीच हुआ? ये हुआ भारत और सोवियत संघ के बीच। लेकिन क्या देखने के लिए मिला? और क्या देखने के लिए मिला? क्या देखने के लिए मिला कि ये जो मैत्री संबंध है, ये 20 साल वाला जो संबंध है, 20 साल के लिए करी गई थी। क्या? 20 साल के लिए 20 ईयर प्लान, ठीक है, 20 साल के लिए ये प्लान करा गया। 20 साल के लिए संधि देखने के लिए मिली, मैत्री संधि जिसको हम बोलते हैं, 20 साल के लिए करी गई, ठीक है, करी गई थी। इसके कुछ उद्देश्य देखने के लिए मिले। जी हाँ, इसके क्या क्या उद्देश्य देखने के लिए मिले, आइए जानते हैं। उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य, तो उद्देश्य के अंदर क्या देखने के लिए मिला? उद्देश्य के अंदर क्या देखने के लिए मिला? उद्देश्य के अंदर सबसे पहले दिख रहा पारस्परिक, क्या देखने को मिला? पारस्परिक मतलब एक साथ, एक सहयोग में, पारस्परिक रणनीति। क्या? रणनीतिक, पारस्परिक रणनीतिक जो है, पारस्परिक रणनीतिक सहयोग, ठीक है। रणनीतिक क्या है? सहयोग और सुरक्षा पे बल दिया गया। जी हाँ, सुरक्षा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था मैत्री संबंध का, मैत्री संधि का, कि पारस्परिक और रणनीतिक सहयोग और सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा, पहला। दूसरा क्या देखने को मिला? दूसरा देखने को मिला उपनिवेशिक जो चीजें थी, उपनिवेशवाद का विरोध, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो था, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। क्या? साम्राज्यवाद।
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने की बात करी गई, विरोध करने की बात करी गई, विरोध करने की बात करी गई। और तीसरा जो पॉइंट आया वो आया आर्थिक, आर्थिक क्या आया, आर्थिक, आर्थिक और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, जी हाँ, क्या, वैज्ञानिक, आर्थिक और वैज्ञानिक और तकनीकी, जी हाँ, किस किस की चीजों में, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में इन्होंने संबंध स्थापित करे, क्षेत्रों में संबंध। और क्या देखने के लिए मिला, और क्या देखने के लिए मिला, जी हाँ, और क्या देखने के लिए मिला, संबंध, और क्या देखने के लिए मिला, और देखने के लिए मिला लास्ट पॉइंट उद्देश्य में, लास्ट पॉइंट, एशिया, क्या, एशिया, 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 एशिया और दुनिया, एशिया और दुनिया, क्या, एशिया और दुनिया में शांति की बात करी गई। जी हाँ, शांति तो बहुत जरूरी है, नॉट शांति लड़की, यहाँ पर शांति पीस की बात कर रहा है, शांति बनाए रखने की बात करी गई, शांति बनाए रखने, जो कि बनाए रखने की बात करी गई। ठीक है, फिर उसी के बाद क्या बात करी गई, उसी के बाद बात करी गई, उसी के बाद बात करी गई आगे, उसी के बाद इसका आया महत्व, महत्व, जी हाँ, महत्व देखने के लिए मिला। महत्व क्या था, उद्देश्य तो ठीक है, महत्व भी आता है, और महत्व भी क्या देखने के लिए मिला, सबसे पहले महत्व देखने के लिए मिला, सबसे पहले महत्व देखने को मिला शीत युद्ध, शीत युद्ध, शीत युद्ध, क्या, कोल्ड वॉर, जी हाँ, शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान क्या देखने को मिला, इधर शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति जो है कदम था। ये क्या महत्व क्या देखने को मिला, शीत युद्ध के दौरान भारत का जो है, भारत का जो है, भारत का जो है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण, क्या, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, क्या, महत्वपूर्ण, क्या, भूमिका या राजनीति भूमिका जो है ये साबित हुई। शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई, भूमिका साबित हुई, साबित हुई, क्या, रिलेशन हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला, 1971, भैया 1971 वाली कहानी मैंने बताई, 1971 के भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, जिसको हम पाक भी बोलते हैं, जिसको हम पाक भी बोलते हैं, अगर मैं बोलूं पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो थे, युद्ध में सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ का या सोवियत संघ का समर्थन, सोवियत का समर्थन, ठीक है, सोवियत समर्थन, और साथ साथ तीसरा, साथ साथ चीन प्लस अमेरिका, चीन प्लस अमेरिका, चीन प्लस अमेरिका के साथ, चीन प्लस अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान, 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 हाँ जी, चीन अमेरिका और पाकिस्तान एक जगह और बढ़ते संबंध को जो स्थापित कर रहे थे, बढ़ते संबंध को जो स्थापित कर रहे थे, वो संबंधों को जो स्थापित कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिली, उनका मुकाबला, उनका क्या था, मुकाबला करने की बात आई, जो सोवियत संघ और भारत के बीच देखने को मिली। जी हाँ, फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, उसके बाद देखने को मिला, उसके बाद देखने को मिला, क्या देखने को मिला, जी हाँ, उसके बाद क्या देखने को मिला, उसके बाद देखने को मिला, क्या, उसके बाद, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखवा दूंगा, उसके बाद क्या देखने को मिला, उसके बाद देखने के लिए मिला, क्या, उसके बाद देखने के लिए मिला, क्या, सैन्य और रक्षा सहयोग, क्या देखने के लिए मिला जी, हाँ, तो चौथा क्या आया, सैन्य और रक्षा, तीसरा सैन्य और रक्षा सहयोग, क्या, सैन्य में आ जाते हैं, सैन्य रक्षा सहयोग, तो सैन्य और रक्षा सहयोग में क्या देखने के लिए मिला संबंध के अंदर। अब आते हैं हम सैन्य और रक्षा सहयोग में क्या क्या देखने के लिए मिला। सबसे पहले देखने के लिए मिला, सबसे पहले देखने के लिए मिला सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ जो है, क्या, सोवियत संघ, सोवियत संघ प्लस भारत, प्लस भारत, सोवियत संघ प्लस भारत, सोवियत संघ, सोवियत संघ, भारत का
क्या सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे बड़ा क्या देखने के लिए मिलता है, रक्षा साझेदार क्या रक्षा साझेदार देश देखने के लिए मिलता है, रक्षा साझेदार रहा। ठीक है, क्या सैन्य सहयोग के अंदर पहला पॉइंट आया सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार देश रहा। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट क्या आता है, इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या मुख्य बिंदु कौन कौन से है, सबसे पहले देखने के लिए मिला टैंक्स देखने के लिए मिले, और ये टैंक जो है T-55 55 और T-72 टैंक्स। ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर ही इसी के अंदर ही पनडुबिया। ठीक है, पनडुबिया। ठीक है, तो क्या देखने को मिला, पनडुबिया देखने के लिए मिली। तो पनडुबिया जो है पनडुबिया देखने के लिए मिली, और साथ साथ क्या देखने के लिए मिला, युद्धपोत। ठीक है, युद्धपोत देखने के लिए मिला, जिसके अंदर अगर मैं पनडुब्बी की बात करूं, स्कैट नाम की एक पनडुब्बी थी, स्कैट क्लास जिसको हम बोलते हैं, स्कैट क्लास पनडुब्बी। और युद्धपोत की अगर मैं बात करता हूं, क्यूंडा क्लास। ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिला, हथियार क्या एक हथियार देखने के लिए मिलता है, एक हथियार कौन सा देखने को मिलता है आपको पता है क्या, AK-47। ठीक है, वो वाला जो गाना भी है, कौन सा एक गाना ना AK-47 पे, बताओ जल्दी कौन सा है। तो हथियार देखने के लिए मिला, हथियार का तकनीक देखने के लिए मिला। जी हाँ, हथियार की क्या देखने के लिए मिली, तकनीक। हथियार की जो तकनीक है उसमें साइन हुए, सिग्नेचर हुए, हस्ताक्षर हुए हथियारों को लेकर, जिसके अंदर AK-47। ठीक है, कई सारे लाइसेंस उत्पादन चीजें देखने के लिए मिली। और साथ साथ देखने के लिए मिला इसी सारी चीजों से भारत आत्मनिर्भर बना। भारत रक्षा के मामले में क्या बना, आत्मनिर्भर। जी हाँ, क्या बना, आत्मनिर्भर बना, आत्मनिर्भरता देश। AK-47 दिला देने, वो वाला गाना है ना, वही वाला गाना। हाँ, तो आत्मनिर्भर देश बना। और फिर उसी के बाद क्या देखने को मिलता है, और फिर उसी के बाद क्या देखने को मिलता है, लास्ट जो है उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसके बाद देखने को मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में भी देखने की चीजें मिलती है, देखने के लिए मिलती है। और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक लिख रहा था मैं तो वैसे, लेकिन विज्ञान लिख लो। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिलता है, और अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान, अंतरिक्ष और शिक्षा, ये तीन चीज एक साथ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीज देखने को मिलती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, जी हाँ, इसको ऐसे कट कर लो, और यहाँ पर जो है एक और चीज लिख लो, आर्थिक क्षेत्र। एक और चीज, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र, इसको हम यही खत्म करेंगे 5 मिनट के अंदर। आर्थिक क्षेत्र, तो आर्थिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक और प्रौद्योगिक। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल जो एरिया है, औद्योगिक। ठीक है, उस पे हम बात करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं किस पे, वैज्ञानिक और आंतरिक क्षेत्र के अंदर। भाई याद है आपको, 1900, याद है आपको, कुछ याद है क्या, आपको ये याद होगा 1984 में अंतरिक्ष में
कौन गया था भारत की तरफ से? कौन गया था? जी हाँ, कौन गया था? कौन गया था 1984 में? कौन गया था? राकेश 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 याद है? राकेश याद है? राकेश राकेश शर्मा। ठीक है, उसकी मदद किसने करी थी? सोवियत संघ ने करी थी। जी हाँ, सोवियत संघ के जो यान था, सोवियत जो यान था, क्या सोवियत सोवियत यान में राकेश शर्मा को भेजा गया था अंतरिक्ष में 1984 के अंदर, ये देखने को मिला। और भारत के जो छात्र हैं, भारतीय छात्र जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय छात्रों को कहीं ना कहीं क्या सोवियत संघ के अंदर शिक्षा को लेकर शिक्षा जो है वो देने जाते हैं सोवियत संघ के अंदर, शिक्षा लेने जाते हैं क्या सोवियत संघ के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी? शिक्षा लेने, और साथ साथ परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलता है, काम देखने के लिए मिलता है इनका। परमाणु ऊर्जा हो गया, ठीक है, अनुसंधान हो गया, अनुसंधान हो गया। ठीक है, अनुसंधान के साथ साथ और तकनीकी की बात करता है, ठीक है, तकनीकी की बात करता है। अब आते हैं हम आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले आता है भिलाई और बोकारो के अंदर ही क्या देखने को मिला? भिलाई और बोकारो, भिलाई और बोकारो प्लस बोकारो भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, ठीक है, इस्पात संयंत्र देखने को मिला, इस्पात संयंत्र। ठीक है, और भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो, ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मशीन वगैरह भी इसने प्रोवाइड कराई। ठीक है, मशीन वगैरह उद्योग लगाया तो मशीन ठीक है, मशीन टूल्स जितने थे। ठीक है, और साथ साथ ऊर्जा। ठीक है, और क्या देखने को मिला? ऊर्जा के साथ और क्या देखने को मिला? और खनन परियोजना जितनी भी थी, योजना। ठीक है, परियोजना इसी के साथ साथ देखने को मिला। और इसने जो सारी चीजें करी, ये डॉलर उस टाइम ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिया जो था उस टाइम कहीं ना कहीं 1991 के आसपास कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला? कहीं ना कहीं 1971 के जब पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति खराब हो गई और डॉलर कहीं ना कहीं नीचे चली गई, और डॉलर हमारे पास था नहीं। ठीक है, जो कि विदेशी रुपया था नहीं, इसलिए हमने अपने रुपया और रूबल में क्या करा? हमने रूबल में अपना क्या करा? व्यापारी संबंध स्थापित करा, व्यापारी संबंध बनाया, और इसने क्या करी? हामी भरी और इसने मदद करी। इसीलिए अभी जो है सोवियत संघ में, मतलब रशिया को क्या अमेरिका के द्वारा क्या लगाया गया था? हाँ, टैरिफ लगाया गया था। वही क्या देखने के लिए मिला? हमने अपने व्यापार को रोका नहीं था, कच्चा तेल वगैरह ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने भी हमारी मदद करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली, इसके अंदर। ठीक, और तो ये सारी चीजें एक सांस्कृतिक रह जाता है। सांस्कृतिक के अंदर कुछ नहीं है, बस ये याद रखना, सांस्कृतिक के अंदर क्या चीज देखने के लिए मिलती है? सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर क्या चीज देखने के लिए मिलती है? सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर सारी चीज क्या देखने के लिए मिलती है? जैसे सोवियत संघ के अंदर हिंदी फिल्म जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है। हिंदी फिल्म जो है प्रसिद्ध है, जैसे आवारा। ठीक है, एक फिल्म है आवारा। ठीक, आवारा एक फिल्म है, क्या? आवारा फिल्म जो है प्रसिद्ध है, तो वो देखने के लिए मिलता है। कई सारे फिल्म, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, अक्षय कुमार,
ठीक है, ये सारे जो है संस्कृत क्षेत्र के अंदर। और इन साहित्य, ठीक है, रूसी भाषा, ठीक, प्रचलित है। ठीक, और क्या देखने को मिलता है, रहना, खाना पीना, ठीक है, रहन सहन और पहनना ओढ़ना, ठीक है, हमारा कल्चर, इस्कॉन टेम्पल्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मंदिर, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, ये सारी जो चीज है सोवियत संघ के अंदर देखने को मिलती है। तो यही सारी चीजें जो है आज मैंने पढ़ाने की कोशिश करी, आज मैंने पढ़ाने की कोशिश करी। तो अब मिलते हैं, मेरे को पता है बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन सोवियत संघ जो है और भारत के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए अगर इसका आधा पार्ट भी आप करके जाओगे तब भी आप पास होने लायक लिख सकते हो। और अब जो सेकंड पार्ट बनेगा वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या क्या परिप्रेक्ष्य हैं भारत और रूस के। अब तो रूस हो गया, 1991 के बाद विघटन हो गया, उसके बाद रूस हो गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद। कितनी बड़ी बनेगी।